कहानी की शुरुआत में एक लड़की गलती से टाइम ट्रेवल का तरीका ढूंढ लेती है। एक ऐसा तरीका जिससे वो पास्ट में जाकर जो चाहे वो बदल सकती है। पहले तो उसे ये सब पावरफुल लगा, पर हर बदलाव उसके फ्यूचर को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर रही थी। जल्दी वो एक पैराडॉक्स में फंस जाती है। क्या वो इससे बच पाएगी या टाइम उसे हमेशा के लिए मिटा देगा? आइए आज के इस मूवी को समझते हैं। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और सस्पेंस है, जिससे कहानी उलझ जाती है। पास्ट में चीजें चेंज करने से प्रेजेंट में चीजें बदलती रहती है। कहानी की शुरुआत में हम फ्रांस के एक छोटे से शहर को देखते हैं। कुछ टीनेजर्स एक नदी के पास पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। उनमें से एक लड़की लिया, वो अपने दोस्तों के साथ आई थी, पर सबकी तरह वो इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही थी। वो दुखी और बेचैन लग रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे। इसलिए लिया भीड़ से दूर चली जाती है, वो भी नशे में और ज्यादा परेशान। जब वो नदी के पास घूम रही होती है तो वो गलती से पत्थर से टकराकर गिर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो वो डर के मारे रुक जाती है। उसके ठीक सामने एक पुराना इंसानी कंकाल और उसके हाथ में एक अजीब सिल्वर ब्रेसलेट था। डर कर लिया पुलिस को बताती है, पर एक सवाल उसे परेशान करता रहता है। ये इंसान जो भी था, उसे किसी ने कभी ढूंढा नहीं। किसी को पता भी नहीं चला कि वो मर चुका है। पुलिस स्टेशन पर ऑफिसर कैसी उसे बताती है कि हड्डियों के साइज और शेप के हिसाब से कंकाल एक नौजवान लड़के का था और वो कम से कम 30 साल पुराना होगा। वो उसे कहती है कि अब वो रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, ये जानने के लिए कि उस समय कौन कौन से लोग लापता हुए थे। जल्दी लिया की माँ मरीना उसे घर ले जाने के लिए आती है। लिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी माँ मरीना और अपने पिता स्टीफन के साथ रहती है। सब लोग चिंतित है कि शायद कंकाल मिलने से वो डर गई होगी, पर लिया उस बॉडी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वो सोचने लगती है कि वो कंकाल किसका है। ये सवाल उसके सपनों में भी आता है। अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ है। जब लिया जागती है तो उसका घर अलग लगता है और उसके बगल में बेड पर एक छोटा लड़का शांति से सो रहा है। लिया चिल्लाती है, पूरी तरह से शॉक्ड। फिर वो अपनी बॉडी को देखती है और रुक जाती है। वो अब खुद के शरीर में नहीं है, वो एक लड़के के शरीर में है। घबराकर वो जल्दी से कपड़े पहनती है। ऐसा करते हुए उसे कपड़ों की पॉकेट में कुछ मिलता है, वही सिल्वर ब्रेसलेट जो उसने कंकाल पर देखा था। तभी अचानक उसे सब कुछ समझ आता है। वो उस लड़के के बॉडी के अंदर है जिसका कंकाल उसने ढूंढा था। उसका नाम थॉमस है। लिया डर के मारे बाहर दौड़ती है। वो थॉमस की लाइफ, उसका घर, उसके पेरेंट्स और उसके भाई सैम को देखती है। वो थॉमस के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि मैं थॉमस नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ और मेरा नाम लिया है। पर वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि थॉमस सिर्फ ड्रामा कर रहा है या कहानियां बना रहा है। सिर्फ सैम को कुछ अजीब लगता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम वापस अपने समय में जाना चाहते हो तो तुम उसी जगह पर वापस जाओ जहाँ पर तुम्हें कंकाल मिला था। उसके पास सिर्फ यही एकमात्र सबूत था। वो नदी के पास वापस जाने का फैसला करती है, पर उससे पहले थॉमस के पिता कहते हैं कि थॉमस को पास के खेत में मदद के लिए जाना पड़ेगा। तब लिया को एहसास होता है कि थॉमस का परिवार काफी गरीब है और वो अमीर फैमिलीज के लिए मेहनत करके गुजारा करते हैं। सैम सबको डिस्ट्रैक्ट करने में मदद करता है ताकि लिया चुपके से निकल सके। जब वो दौड़ती है तो एक लड़का पेट्रो, जो फार्म ओनर का बेटा था, वो उसे देख लेता है। लिया रोड पर पहुंचती है और अजनबियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है, पर सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस को गरीब और लाचार समझा जाता है, इसलिए कोई उसकी इज्जत नहीं करता। परेशान होकर वो पैदल चलती रहती है। आखिरकार वो टाउन सेंटर पहुंचती है और वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके कपड़े पुराने क्यों लग रहे हैं, क्यों ये जगह अलग लगती है। उसने सिर्फ अपना शरीर नहीं बदला, वो टाइम में वापस आ गई है। आज की डेट है 15 जून 1991। अब वो समझ जाती है कि थॉमस बहुत साल पहले मर चुका था। वो कंकाल जो उसे मिला था वो थॉमस का ही था। जब लिया यह सब फिगर आउट करने की कोशिश कर रही होती है कि वो घर कैसे वापस जाए, तो एक औरत पैट्रिशिया उसके पास आती है। वो थॉमस को म्यूजिक ऑडिशन के लिए अपने साथ आने को कहती है। अगर ऑडिशन अच्छा गया तो उसका ग्रुप 6 दिन बाद 21 जून को एक फेस्टिवल में परफॉर्म कर सकता है। पैट्रिशिया उसे घर ले जाती है, एक ऐसा घर जिसे लिया बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि फ्यूचर में वो घर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का होगा। पर अब वो जवान, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर है। लिया उन्हें सच बताने की कोशिश करती है कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर है, पर वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए वो सिर्फ थॉमस है। जल्दी वो उसे उनके बेटे स्टीफन से मिलने भेजते हैं और लिया फिर से रुक जाती है। स्टीफन उसका फ्यूचर फादर है। रूम के अंदर वो एक कपल को देखती है और जब वो गौर से देखती है तो उसकी सांस रुक जाती है। वो उसके पेरेंट्स है, उनके शादी से बहुत पहले, जब वो खुश और सपनों से भरे हुए थे। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं 2004 में पैदा होने वाली हूँ, पर सब लोग फिर से हंसते हैं और सोचते हैं कि वो मजाक कर रही है। पैट्रिशिया अंदर आती है और सबको फोकस करने को कहती है।
ऑडिशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब लिया देखती है तो उसे कुछ सरप्राइजिंग दिखाई देता है। उसके पेरेंट्स पहले काफी खुश थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पहले उसके माता पिता झगड़ते भी नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ और सोचे, थॉमस के पिता गुस्से में अंदर आते हैं। वो उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि थॉमस ने अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए फिर से अपना काम छोड़ दिया। अगर फार्म ओनर नाराज हो गया तो पूरे परिवार की जॉब जा सकती है। थॉमस की बॉडी में खड़ी लिया को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। अनजाने में वो थॉमस के लाइफ को और मुश्किल बना रही थी। जब लिया थॉमस के घर वापस आती है तो उसे उसकी डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ना शुरू करती है। डायरी के अंदर थॉमस ने बहुत सारे गाने के लिरिक्स और फ्यूचर के लिए सपने लिखे थे। तब लिया को कुछ एहसास होता है। थॉमस, उसका फ्यूचर फादर स्टीफन और उसकी माँ मरीना, वो तीनों एक ही बैंड का हिस्सा थे। वो सब मिलकर गायक बनना चाहते थे। पर एक और बात उसे परेशान करती रहती है। वो पास्ट में ट्रैवल कर चुकी है, तो क्या वो फ्यूचर बदल सकती है? क्योंकि वो एक बात जानती है, जो है थॉमस के मौत के बारे में। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो उसके डायरी का एक पेज मार्क करती है और एक छोटा सा कोना फाड़ देती है। अगर ये फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है तो टाइम को बदला जा सकता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, पेट्रो, जो फार्म ओनर का बेटा था, वो वहाँ पर आ जाता है। वो गुस्से में था। वो सीधा थॉमस को पीटना शुरू कर देता है क्योंकि थॉमस काम से भाग गया था। लिया लड़ना नहीं जानती थी, इसलिए वो अपना बचाव नहीं कर पाती। थकी हुई और परेशान वो बाथरूम के फ्लोर पर सो जाती है। अगली सुबह जब वो आंखें खोलती है तो वो अपनी रियल बॉडी में नहीं होती, यानी वो प्रेजेंट में आ चुकी है। वो बता नहीं सकती कि जो उसने एक्सपीरियंस किया है क्या वो एक सपना था या वो सच में 1991 में पहुंच गई थी। अब भी कंफ्यूज्ड वो अपना नॉर्मल रूटीन करती रहती है और अपनी माँ को काम पर छोड़ने जाती है। उसे फिर से पेट्रो दिखाई देता है, वही लड़का जिसने थॉमस को पास्ट में बुली किया था। वो अब उसके पेरेंट्स की कंपनी में एक पावरफुल सीईओ बन चुका है। लिया का दिल जोर से धड़कता है। कॉलेज जाने से पहले वो उसी जगह दौड़ती है जहाँ पर उसने 1991 में थॉमस की डायरी छुपाई थी। जब वो एक पत्थर उठाती है तो उसके हाथ कांपते हैं। वो डायरी वहीं पर थी। इसका मतलब ये है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। अब ये दोनों बातें प्रूव हो चुकी है। वो सच में पास्ट में आ गई थी। जो कुछ भी वो वहाँ पर बदलती वो फ्यूचर को इफेक्ट करता। हैरान होकर वो कॉलेज दौड़ती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना को सब कुछ बताती है कि कैसे उसने टाइम ट्रेवल किया, थॉमस के बॉडी में रही और अपने पेरेंट्स के पास्ट के बारे में पता लगाया। यहाँ तक कि लिया को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में टाइम ट्रेवल किया है। उस दिन बाद में वो दोनों एक टाउन मीटिंग में जाते हैं। टाउन मीटिंग के दौरान ऑफिसर केसी एक्सप्लेन करती है कि पुलिस को अभी तक पता नहीं चला कि वो कंकाल किसका है, क्योंकि 30 साल पहले कई लोग लापता हुए थे। कंफर्म करने में टाइम लगेगा। अचानक लिया खड़ी होती है और बोल पड़ती है कि वो कंकाल थॉमस नाम के लड़के का है। उसके पास एक ब्रेसलेट था, किसी ने उसे नदी के पास मार दिया। पूरा कमरा शांत हो जाता है, जिसमें पीछे बैठा एक आदमी भी शामिल है। ये दरअसल सैम है, थॉमस का छोटा भाई, जो अब बड़ा हो चुका था। सैम गुस्से से भर जाता है। वो पुलिस पर चिल्लाता है कि उसका भाई फेस्टिवल की रात यानी 21 जून 1991 को गायब हो गया था और 30 साल बाद आखिरकार उसके बारे में उन्हें कुछ पता चला। पुलिस उससे वादा करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन से पता लगाएंगे। मीटिंग के बाद सैम लिया के पास आता है और जवाब मांगता है, तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? तुम तो टीनेजर हो। थॉमस तो 30 साल पहले मर गया था। पर लिया उसे सच नहीं बताती। उसे ये भी नहीं पता कि थॉमस को कैसे बचाना है या जिस पैराडॉक्स में वो फंसी है उसे कैसे बचना है। कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड वो घर वापस आ जाती है और सो जाती है। अगली सुबह सब कुछ फिर से बदल जाता है। वो पास्ट में जागती है, पर इस बार वो थॉमस के बॉडी के अंदर नहीं थी। वो अपनी माँ मरीना के बॉडी के अंदर है। लिया पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि टाइमलाइन क्यों बदल गई और अब वो अलग बॉडी में क्यों है। वो डेट चेक करती है और पाती है कि आज डेट थी 16 जून 1991 की। एक नया ख्याल उसके दिमाग में आता है, क्या उसकी माँ का थॉमस के साथ कोई अफेयर था? क्या वो उसकी मौत से जुड़ा हो सकता है? वो मरीना की चीजें चेक करती है और उसे वहाँ थॉमस की एक फोटो मिलती है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। सच पता करने के लिए वो आज ही इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। बाहर वो अपनी ग्रैंडमदर को जिंदा और ठीक देखती है। लिया की रियल टाइमलाइन में उसकी ग्रैंडमदर 1998 में मर चुकी थी। लिया कभी उनसे मिल नहीं पाई। उन्हें जिंदा देखकर लिया काफी इमोशनल हो जाती है। वो उन्हें जोर से गले लगाती है। आगे लिया, जो अभी भी मरीना के बॉडी में थी, वो कॉलेज जाती है। वो वहाँ स्टीफन से मिलती है, जो उस समय मरीना का बॉयफ्रेंड और लिया का फ्यूचर फादर था। पर अब लिया उसे अलग तरह से ऑब्जर्व करती है। उसे जानना है कि उसकी माँ लॉयल है या नहीं। तभी थॉमस वहाँ पर आ जाता है। वो उन्हें कुछ अजीब बताता है। उसे कल का कुछ भी याद नहीं है। तब लिया समझ जाती है थॉमस कल भूल गया, क्योंकि वो कल उसके बॉडी के अंदर थी।
और जब कल लिया मरीना की बॉडी छोड़ेगी तो मरीना भी आज का सब कुछ भूल जाएगी। उसके टाइम जम्प्स मेमोरी को रीराइट करते हैं। जवाब चाहते हुए लिया थॉमस को अकेले में टाइम स्पेंड करने को कहती है। वो खुले मैदानों में चलते हैं। उनकी बातचीत शांत, लगभग इनोसेंट लगती है। फिर उन्हें पास में पेट्रो गन से शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखता है। वो एक बिगड़े हुए अमीर बच्चे जैसा लग रहा था जो पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद लिया और थॉमस साथ में घूमना जारी रखते हैं। वो तब तक चलते हैं जब तक वो नदी के पास नहीं पहुंच जाते। थॉमस उसे ऊपर से पानी में कूदने के लिए एंकरेज करता है जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो, पर लिया अचानक रुक जाती है। एक भयानक ख्याल उसके दिमाग में आता है, क्या थॉमस ऐसे ही मर गया? वो घबरा जाती है और उसे वापस आने के लिए चिल्लाती है, पर थॉमस फिर भी कूद जाता है। जब वो पानी में कूदता है तो वो हंसते हुए बाहर आता है। वो बिल्कुल ठीक था, उसने ये सब पहले भी किया था। फिर लिया को सैम की बातें याद आती है। थॉमस 21 जून 1991 को गायब हुआ था, जिसका मतलब है कि थॉमस के पास अभी भी 5 दिन है। अगर लिया को थॉमस को बचाना है तो उसे यह सब 5 दिन के अंदर करना होगा। जवाब पता करते हुए कि कहीं उसकी माँ का कोई अफेयर तो नहीं, लिया कुछ शॉकिंग करती है। अभी भी मरीना के बॉडी में वो अचानक उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। थॉमस कंफ्यूज हो जाता है। वो तुरंत उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम स्टीफन की गर्लफ्रेंड हो। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता। और उस पल लिया आखिरकार जान जाती है उसकी माँ ने कभी चीट नहीं किया। थॉमस और मरीना का कोई अफेयर नहीं था। शायद थॉमस की मौत किसी और चीज से हुई थी। बाद में सब लोग इकट्ठा होते हैं और लिया को कुछ इम्पोर्टेंट पता चलता है। थॉमस इस शहर को छोड़कर मरीना और स्टीफन के साथ पेरिस जाने वाला था ताकि वो एक फेमस गायक बन सके, पर स्टीफन जाना नहीं चाहता था। वो रुककर अपने परिवार का बिजनेस संभालना चाहता था। मरीना उसके साथ रुक गई। थॉमस बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। थॉमस के चले जाने के बाद स्टीफन ने मरीना को उसके साथ देखा और गलत समझ लिया। गुस्से और जलसी में उसने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया और कहा कि वो ब्रेकअप करना चाहता है। लिया स्टीफन के पीछे दौड़ती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी रिलेशनशिप खत्म ना करे। वो बार बार ये दोहराती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स साथ नहीं रहते तो लिया कभी पैदा नहीं होगी। वो दिन इमोशनल कियोस में खत्म होता है। मगर अब एक बात क्लियर थी, कोई अफेयर नहीं था और अब थॉमस के मरने से पहले सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उसे सच पता करना होगा और इसे रोकना होगा। उस रात जब वो सो जाती है तो वो फिर से अपनी रियल बॉडी में वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में जागती है। अब वो समझ गई थी कि टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है। हर बार जब वो सोती है तो वो 1991 में किसी अलग इंसान के बॉडी के अंदर जागती है और वहाँ पर एक पूरा दिन जीती है। फिर वो जागने पर प्रेजेंट में वापस आ जाती है। बाद में उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, जब आप लोग जवान थे तो आप एक बैंड में थे, आपने म्यूजिक क्यों छोड़ दिया? मरीना और स्टीफन दोनों रुक जाते हैं। उन्होंने कभी उसे अपने बैंड के बारे में नहीं बताया। अपने क्लास में डोरा के फूड ट्रक पर लंच करते हुए लिया ने ऑफिसर कैसी को देखा। कैसी ने उसे अलग आने को कहा और बताया कि तुम सही थी। डीएनए कंफर्म करता है कि कंकाल थॉमस का है। फिर उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? लिया टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं बता सकती, इसलिए उसने वही कहा जो वो कह सकती थी। कॉलेज में पेट्रो थॉमस को हमेशा हर्ट करता था। शायद पेट्रो ने उसे मार दिया होगा। केसी ने स्टेटमेंट को सीरियसली ले लिया, फिर भी वो थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। बाद में घर पर लिया ने फिर से अपने पेरेंट्स का सामना किया और कहा कि थॉमस तुम्हारा दोस्त था तो तुम्हें पता होगा कि उस रात क्या हुआ। जैसे उसने डेट कही, उसके पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। वो डरे हुए लग रहे थे, जैसे वो कोई राज छुपा रहे हो। और एक बार फिर उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। कुछ समय बाद लिया को अपनी माँ के टैबलेट पर कुछ शॉकिंग पता चलता है। उसकी माँ का प्रेजेंट में अफेयर चल रहा था। लिया कंफ्यूज्ड और हैरान हो गई। पास्ट में मरीना ने स्टीफन के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो फिर वो स्टीफन को क्यों धोखा दे रही थी? सोने से पहले लिया ने रीना और डोरा को कॉल किया और सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसने उन्हें बताया कि कल मैं 17 जून 1991 में जागूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं किसके बॉडी में जागूंगी और मेरे पास थॉमस की मौत का पता लगाने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आखिरकार वो सो जाती है। जब उसने फिर से आंखें खोली, वो थॉमस के बॉडी में नहीं थी, वो अब पेट्रो के बॉडी में थी। वही लड़का जिस पर उसे सबसे ज्यादा शक था, क्योंकि वो थॉमस से नफरत करता था और शायद उसने ही उसे मारा होगा। उसे फ्यूचर की एक बात याद आई। 17 जून को पेट्रो और थॉमस को कॉलेज में लड़ना था। ठीक तभी उसने कुछ एम्बैरेसिंग नोटिस किया। वो जेनिफर नाम के स्टूडेंट के साथ एक बिस्तर पर थी। जेनिफर जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गई। इससे लिया और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि फ्यूचर में पेट्रो की एंगेजमेंट सैंड्रा से हुई थी। फिर भी यहाँ वो जेनिफर के साथ था। पेट्रो के बॉडी के अंदर आने के बाद लिया को एहसास होता है कि उसका परिवार कितना अमीर है और उनके पास कितने सारे गन्स है।
उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। कॉलेज जाते हुए पेट्रो के दोस्तों ने उसे बताया कि वो सच में सैंड्रा से प्यार करता है, पर 1 महीने पहले सैंड्रा ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। कॉलेज में लिया ने मरीना और स्टीफन को झगड़ते हुए सुना। थॉमस की तरह मरीना को भी पिछले दिन का कुछ याद नहीं था। स्टीफन को जेलसी हुई और उसने सोचा कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो थॉमस के साथ थी, पर लिया को उनकी लड़ाई रोकनी थी। अगर पेट्रो आज हार जाता है तो वो बाद में बदला लेने की कोशिश करेगा और शायद उसी से थॉमस की मौत हुई होगी। अब लिया थॉमस के पास जाकर कहती है कि हम आज नहीं लड़ेंगे, पर थॉमस गलत समझ गया। उसने सोचा कि पेट्रो उसे फिर से कमजोर बुला रहा है। उसने जवाब दिया कि मैं लड़ने से नहीं डरता। तब लिया को एक जरूरी बात एहसास होती है, शायद पेट्रो आज हार जाएगा। उस बदनामी की वजह से वो थॉमस को बाद में मार देगा। तो उसने अपना प्लान बदल दिया। अगर वो पेट्रो के बॉडी के अंदर लड़ाई जीत जाती है तो पेट्रो के पास थॉमस पर अटैक करने का कोई रीजन नहीं होगा। लड़ाई से पहले वो जेनिफर के पास से गुजरी जब सब लोग उसे बुली कर रहे थे। तब लिया, जो अब भी पेट्रो के बॉडी में थी, वो उसके पास गई और उसे सबके सामने किस किया। पूरा स्कूल हैरान हो गया। फिर उसने जोर से कहा, आज से कोई भी जेनिफर की बेइज्जती नहीं करेगा। ये देख सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब पेट्रो और थॉमस की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो लिया को मुश्किल होती है क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि पेट्रो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थॉमस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड में वो जीत जाती है। थॉमस हार जाता है और पेट्रो स्कूल का हीरो बन जाता है। दूसरा जेनिफर फिर से उसे थैंक्स बोलने के लिए आती है क्योंकि उसने उसकी रक्षा की थी। लिया को अब नई उम्मीद मिल गई थी। शायद उसने आखिरकार टाइमलाइन बदल दी। शायद अब थॉमस बच जाएगा। पेट्रो के बॉडी में रात बिताने के बाद लिया ने अनजाने में जेनिफर और पेट्रो को ऑफिशियल कपल बना दिया। उस रात वो जेनिफर के बगल में सो गई। अगली सुबह वो फिर से प्रेजेंट में अपनी रियल बॉडी में जागती है। सबसे पहले उसने ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक किए। क्या थॉमस इस बार बच गया? क्या उसने हिस्ट्री बदल दी? पर जवाब ने उसे शॉक कर दिया। थॉमस अभी भी वहीं उसी डेट पर मर चुका था। मतलब एक बात साफ थी, पेट्रो ने थॉमस को नहीं मारा। यह रहस्य और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। जवाब पाने की ठान कर लिया अपने पेरेंट्स की कंपनी गई और प्रेजेंट डे पेट्रो का सामना किया। उसने सीधा पूछा, क्या तुम जानते हो कि 21 जून 1991 को थॉमस के साथ क्या हुआ था? पेट्रो शॉक्ड हो जाता है और दावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता। लिया समझ नहीं पाती कि वो झूठ बोल रहा है या सच। जब वो जाने के लिए मुड़ती है तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हिल गई। उसकी माँ मरीना चोरी छुपे पेट्रो से मिल रही थी। तब ये बात क्लियर हो जाती है कि उसकी माँ का अफेयर रैंडम नहीं था, वो पेट्रो के साथ थी। बाद में लिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना को टाइम जंप्स, बॉडी स्वैप्स और जेनिफर के साथ इंटीमेट होने के बारे में बताती है। वो दोनों इस बात पर हंसते हैं। फिर लिया ने कैजुअली पूछा, डोरा कहाँ पर है? वो हमारे साथ क्यों नहीं आई? रीना कंफ्यूज होकर उसे घूरने लगी। डोरा नाम की हमारी कोई दोस्त नहीं है। लिया एकदम से रुक गई। उसके सीने में पैनिक फैल गया। इस नए वर्जन की टाइमलाइन में डोरा एग्जिस्ट नहीं करती। लिया रीना को वहां पर घसीट कर ले गई जहां पर डोरा का फूड ट्रक हुआ करता था। डोरा की जगह वहां सिर्फ डोरा की माँ अकेली काम कर रही थी। जब लिया ने उसके बेटी के बारे में पूछा तो वो औरत हंसने लगी, ये कहते हुए कि कौन सी बेटी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। लिया को लगा कि उसकी दुनिया टूट गई। फिर उसने एक छोटी सी डिटेल नोटिस की। उस औरत की कलाई पर एक टैटू था। ये वही टैटू था जो जेनिफर का था। जब लिया पेट्रो के बॉडी के अंदर थी तब उसे सब कुछ समझ आ गया। 1991 में जेनिफर और पेट्रो को कपल बनाकर जेनिफर उस आदमी से कभी नहीं मिली जिससे वो ओरिजिनली शादी करने वाली थी। तो डोरा कभी पैदा ही नहीं हुई। एक छोटे से बदलाव ने एक पूरी लाइफ मिटा दी थी। लिया को काफी गिल्टी महसूस हुआ। वो सिर्फ थॉमस को बचाना चाहती थी, पर इसके बजाय वो लोगों को एग्जिस्टेंस से मिटा रही थी। तो अब उसने एक फैसला किया, वो वापस जाएगी और जो उसने बदला था उसे वो ठीक करेगी। वो जेनिफर और पेट्रो का ब्रेकअप करवाएगी और पेट्रो को सैंड्रा के साथ वापस मिलाएगी। वो इंसान जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। तब शायद डोरा वापस आ जाए। उस रात लिया एक नए मिशन के साथ सो गई और जब वो जागी तो वो पास्ट में वापस पहुंच गई 1991 में। इस बार वो सैंड्रा के बॉडी के अंदर थी। लिया को थोड़ा सुकून मिला। सैंड्रा वही इंसान थी जिसे उसे टाइमलाइन ठीक करने के लिए कंट्रोल करना था। सैंड्रा के लाइफ के अंदर लिया ने ऐसी चीजें डिस्कवर की जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सैंड्रा दरअसल स्ट्रिक्ट परिवार से थी। उसका बड़ा भाई जोनाथन उसकी केयर करता था और उसे प्रोटेक्ट भी करता था। सैंड्रा की सुबह केओटिक थी। स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे, जिसमें यंग स्टीफन, मरीना और थॉमस भी शामिल थे। सैंड्रा पॉपुलर नहीं थी, कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, पर लिया काफी फोकस्ड थी। उसे पेट्रो और सैंड्रा के रिलेशनशिप को ठीक करना था। वो पेट्रो के पास गई और फ्लर्ट किया। पेट्रो ने हैरान होकर पूछा, तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती।
क्या अब ये सब कुछ बदल गया? इस वक्त पेट्रो जेनिफर के साथ रिलेशनशिप में था। उसने दूरी बनाए रखी। लिया घबराने लगी, टाइम निकल रहा था। फिर अचानक उसे बीमार और नॉजियस फील होने लगा। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और सच उसे पता चला। सैंड्रा दरअसल प्रेग्नेंट थी और पेट्रो पिता बनने वाला था। ये बात सिर्फ सैंड्रा और पेट्रो ही जानते थे। कॉलेज के बाद लिया पेट्रो के रूम में चढ़ गई और उसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पेट्रो शॉक्ड हो गया। फिर उसने कहा कि जेनिफर को छोड़ दो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। पेट्रो ने पहले मना किया। वो सच में जेनिफर को पसंद करता था, लेकिन प्रेशर, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आखिर में वो मान गया। मतलब जेनिफर और पेट्रो का ब्रेकअप होगा। सैंड्रा और पेट्रो वापस साथ में आ जाएंगे और इसके साथ लिया ने अपना मिशन पूरा कर लिया। लिया जानती थी थॉमस को बचाने पर फिर से फोकस करना होगा। अभी वो सैंड्रा के बॉडी में है। वो स्टीफन के घर जाती है और चुपके से स्टीफन मरीना और थॉमस को उनके फ्यूचर के बारे में बात करता हुआ सुनती है। थॉमस चाहता है कि वो तीनों पेरिस चले और अपने म्यूजिक करियर को बनाए, पर स्टीफन ने मना कर दिया। उसे यही रुककर अपने परिवार को सपोर्ट करना था। मरीना ने उसके साथ रुकने का फैसला किया। थॉमस दुखी और पूरी तरह से अकेला फील कर रहा था। वो गुस्से में बाहर निकल गया। लिया को पता नहीं था कि अब क्या करना है। अब सैंड्रा का भाई जोनाथन उसे लेने आया। उसे पहले ही पता था कि सैंड्रा प्रेग्नेंट है और उसने नरमी से पूछा, तुम बेबी के बारे में क्या करने वाली हो? पर पास्ट में जो कुछ भी उसने बदला था, उसके बाद लिया जानती थी कि वो सैंड्रा के लिए फैसले नहीं ले सकती। तो उसने कहा, मुझे ये सवाल कल फिर से पूछना। वो आखिरकार समझ गई थी कि टाइम कितना नाजुक है। एक चॉइस एक लाइफ को पूरी तरह से मिटा सकती है। उस रात उसे एक नया डर लगा। क्या थॉमस इसलिए नहीं मरा कि किसी ने उसे मारा? क्या उसने अकेला महसूस करने की वजह से आत्महत्या कर ली? उसने खुद से एक वादा किया, कल वो चाहे जिसके भी बॉडी में जागे, वो सच का पता लगाएगी। फिर वो सो गई और प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस जाग गई। सबसे पहले उसने डोरा को चेक किया। इस बार डोरा टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रही थी। पास्ट में उसके चेंजेस ने टाइमलाइन ठीक कर दी। लिया ने उसे गले लगाया। आखिरकार कुछ तो ठीक हुआ, पर अब भी सिर्फ लिया को उस रियलिटी का वर्जन याद था जहाँ डोरा गायब हो गई थी। बाकी सबके लिए सब कुछ नॉर्मल था। सिर्फ लिया टाइमलाइंस के बीच मूव कर सकती थी। सिर्फ वही जानती थी कि टाइमलाइन में क्या क्या बदला है और सिर्फ वही समझती थी कि टाइम कितना डेलिकेट हो सकता है। लिया ने सैंड्रा को ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि क्या उसने 1991 में अपना बेबी रखा, पर उसे उसके बारे में कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपनी बाइक पर सैंड्रा के बचपन के घर गई ताकि वो उसकी प्रेजेंट लाइफ देख सके। वहाँ सिर्फ जोनाथन था, यानी सैंड्रा का बड़ा भाई। उसने लिया को बताया कि सैंड्रा कभी कभी यहाँ पर आती है और वो अब पेट्रो से शादी करके खुश है। उनकी बातचीत से लिया ने आखिरकार कंफर्म किया कि सैंड्रा ने बेबी रख लिया और जोनाथन ने उसकी उस दौरान मदद की। इससे लिया को रिलीफ मिला। उसने पास्ट का वो पार्ट ठीक कर दिया बिना किसी और चीज को बर्बाद किए। खुशी महसूस करते हुए वो घर की तरफ चली गई, पर बीच रास्ते में ऑफिसर कैसी ने उसे रोक लिया। उसने अपडेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट उसे बताई। दरअसल थॉमस डूबा नहीं था, वो फिसला भी नहीं, वो गायब भी नहीं हुआ। उसे गोली लगी थी। किसी ने उसे 21 जून 1991 को गोली मारी। लिया रुक गई, क्या ये सुसाइड था या मर्डर? और अगर ये मर्डर था तो ट्रिगर किसने दबाया? जब लिया घर पहुंची तो उसने अपने पेरेंट्स को थॉमस की डायरी पकड़े हुए देखा। वही डायरी जिसे वो गलती से प्रेजेंट टाइमलाइन में ले आई। उसने आखिरकार उन्हें सब कुछ बता दिया। टाइम ट्रैवल, बॉडी स्विच करना, पास्ट बदलना और थॉमस को बचाने की कोशिश करना। पर उसके पेरेंट्स ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने फिर से जोर दिया और पूछा, तुम थॉमस के सबसे अच्छे दोस्त थे, जिस रात वो मरा उस रात क्या हुआ था? पर उसके पेरेंट्स कोई जवाब नहीं देते, वो बस खामोश रहे। फ्रस्ट्रेट होकर लिया चिल्लाई, ठीक है तो फिर ये बताओ कि माँ पेट्रो के साथ अफेयर क्यों चला रही है? सब कुछ फट गया। स्टीफन गुस्से में पेट्रो का सामना करने बाहर निकल गया। मरीना शॉक्ड और फ्यूरियस थी। लिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए सुना, तुमने थॉमस को अकेला क्यों छोड़ दिया? शायद तुमने ही उसे बर्बाद करने में मदद की। मरीना ने उसे थप्पड़ मारा। फिर उसने अपना सामान पैक किया और वो वहाँ से चली गई, लिया को अकेले छोड़कर। हिली हुई लिया ने रीना को कॉल किया और उसे रात भर रुकने को कहा। उसने अपना प्लान एक्सप्लेन किया, आज रात जब मैं सो जाऊंगी तो मैं फिर से वापस टाइम ट्रैवल करूंगी। जब ऐसा हो तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। मुझे जानना है कि जब मेरा दिमाग पास्ट में होता है तो प्रेजेंट में मेरे साथ क्या होगा। जब लिया की कॉन्शियसनेस 1991 में टाइम ट्रैवल करती है तो उसकी रियल बॉडी का 2025 में क्या होता है, वो इसके बारे में जानना चाहती थी। उस रात लिया लेट गई। वो जानती थी कि वो फिर से पास्ट में जागेगी और इस बार थॉमस की मौत को होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। उसे नहीं पता था कि वो किसके बॉडी में एंटर करेगी, पर वो 2 बातें जानती थी। टाइम लगभग खत्म हो चुका था और 1991 में कोई तो है जो सच जानता है।
किसी ने गोली चलाई थी, किसी ने फ्यूचर बदल दिया था। अब लिया को उन्हें ढूंढना था, इससे पहले कि टाइम हमेशा के लिए सील हो जाए। जैसे वो सो जाती है, उसका दिमाग फिर से पास्ट में ट्रैवल करता है और वो 19 जून को पैट्रिशिया के बॉडी के अंदर जागती है। पैट्रिशिया वही औरत है जो 21 जून को होने वाले फेस्टिवल में थॉमस के बैंड परफॉर्मेंस को स्पॉन्सर कर रही थी। जल्दी लिया को कुछ शॉकिंग एहसास होता है। पैट्रिशिया मरीना और बैंड के दूसरे मेंबर्स को नशे के पदार्थ सप्लाई करती थी। इससे लिया को लगता है कि पैट्रिशिया थॉमस की मौत से जुड़ी हो सकती है। थोड़ी देर बाद थॉमस आता है। वो काफी दुखी लग रहा था क्योंकि उसके दोस्त फेस्टिवल के बाद पेरिस जाने का प्लान बना रहे थे और वो अकेला रह जाएगा। उसके घर की सिचुएशन उसके म्यूजिक ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए अच्छी नहीं है। लिया अभी पैट्रिशिया के बॉडी में है। वो उसे तसल्ली देती है। वो उसे हार ना मानने को कहती है क्योंकि उसे डर है कि वो खुद को हर्ट ना कर ले। थॉमस वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसके जाने के बाद लिया को कुछ डिस्टर्बिंग मिलता है। पैट्रिशिया के बेड के नीचे एक गन थी। वो सोचना शुरू करती है कि क्या थॉमस की मौत इस हथियार से जुड़ी हुई है। इसके तुरंत बाद लिया फिर से प्रेजेंट में जागती है। अब वो श्योर है कि थॉमस की मौत में पैट्रिशिया का रोल है। वो और रेनी प्रेजेंट डे पैट्रिशिया को ढूंढने जाते हैं। रास्ते में रेनी एक्सप्लेन करती है कि उसने पूरी रात लिया को रिकॉर्ड किया और वो एक नॉर्मल इंसान जैसी लग रही थी। इसका मतलब है कि सिर्फ लिया की कॉन्शियसनेस पास्ट में टाइम ट्रेवल करती है जबकि उसकी फिजिकल बॉडी प्रेजेंट में रहती है। पैट्रिशिया को ढूंढने के बाद उन्हें कुछ सरप्राइजिंग मिलता है। पैट्रिशिया अब एक बूढ़ी औरत है जो अकेले दूर रहती है और वो अपने पति के मर्डर केस का सामना कर रही है। लिया और रेनी उसके पास जाते हैं और उसका सामना करते हैं। लिया पैट्रिशिया को बताती है कि वो उस गन के बारे में जानती है जो उसने 1991 में छुपाई थी और उस पर थॉमस को मारने का इल्जाम भी लगाती है। बूढ़ी पैट्रिशिया शॉक्ड है। वो पूछती है कि लिया को कैसे पता चला कि वो अपने बेड के नीचे गन छुपाती है। वो मानती है कि उसने अपने पति को मारा था पर उसने थॉमस को कभी नहीं मारा। फिर वो गुस्से से उन्हें जाने को कहती है पर लिया और रेनी उसे चुपके से देखते रहते हैं। सामना करने के थोड़ी देर बाद पैट्रिशिया वही गन निकालती है और उसे नदी में फेंक देती है। इससे लिया का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो स्ट्रांगली मानती है कि गन थॉमस के मौत में शामिल थी पर उसके पास अभी कोई प्रूफ नहीं था। घर वापस जाते हुए लिया ने अपने पिता को देखा। वो टूटे हुए लग रहे थे। उन्हें अभी पता चला कि मरीना और पेट्रो का अफेयर चल रहा है और वो बहुत ज्यादा नशे में थे। उनकी आंखें लाल थी, उनके कदम अनस्टेबल थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। तो लिया ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें घर लाने में मदद की। स्टीफन नशे की हालत में बड़बड़ाता रहा कि थॉमस अकेला इंसान था जिसने उसकी सच में परवाह की। उसने माना कि बाकी सब ने कभी न कभी उसे धोखा दिया था। ये क्लियर था कि स्टीफन सिर्फ गुस्से में नहीं है बल्कि वो दुखी है। उस रात लिया ने फिर से सोने का फैसला किया क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। उसे अभी भी पैट्रिशिया के आसपास के रहस्य को सुलझाना था और ये पता करना था कि थॉमस कैसे मरने वाला है। पर इस बार जब वो पास्ट में जागी तो उसने खुद को अपने ही पिता यंग स्टीफन के बॉडी के अंदर पाया। डेट थी 28 जून 1991 की और वो पहले ही जानती थी कि इसका मतलब क्या है। अगली रात थॉमस मरने वाला है तो अब सिचुएशन और भी ज्यादा अर्जेंट हो जाती है। उसे इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। थोड़ी देर बाद मरीना और थॉमस स्टीफन के घर पर आ जाते हैं ताकि वो अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सके। फेस्टिवल परफॉर्मेंस कल होने वाला था पर थॉमस दुखी लग रहा था और उसका प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। थोड़ी देर प्ले करने के बाद वो गुस्से में बाहर चला गया। लिया अब भी स्टीफन के बॉडी के अंदर है। वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। वो जानती थी कि थॉमस अंदर से काफी दुखी है और उसे चिंता है कि वो दुखी होकर कुछ नुकसान ना कर ले, तो वो उसके पीछे चली जाती है। जबकि मरीना की टाइमलाइन से उसे पहले ही पता चल गया था कि थॉमस को कैंपिंग करना पसंद है। उसने सजेस्ट किया कि वो पहाड़ों में फिर से कैंपिंग के लिए जाएंगे। थॉमस मान गया। बाद में जब उन्होंने अपना टेंट लगा लिया और रात के आसमान के नीचे लेट गए, थॉमस ने आखिरकार अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि स्टीफन को सच छुपाना बंद कर देना चाहिए और सबको उनके सीक्रेट के बारे में बता देना चाहिए। उसने कहा कि डर में जीना उन दोनों को बर्बाद कर रहा है और वो हमेशा के लिए प्रिटेंड नहीं कर सकते। लिया पहले कंफ्यूज्ड थी क्योंकि वो स्टीफन के बॉडी में थी। उसे नहीं पता कि थॉमस किस सीक्रेट की बात कर रहा था। सिर्फ थॉमस और रियल स्टीफन ही असली सच जानते थे। पर धीरे धीरे बातचीत से थॉमस ने सब कुछ रिवील कर दिया। स्टीफन ने कभी मरीना से प्यार नहीं किया। स्टीफन दरअसल ये था, वो और थॉमस एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। स्टीफन ने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो डरा हुआ था। उसने थॉमस को भी इस रिलेशनशिप को छुपाए रखने पर मजबूर किया। लिया पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसके दिमाग को ये रियलिटी एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही थी। अचानक पहले के सारे अजीब पल उसे समझ में आ गए। स्टीफन की जेलसी, उसका बिहेवियर, उसका दुख, यह सब मरीना के बारे में था ही नहीं।
ये हमेशा थॉमस के बारे में था। अब तक लिया को लग रहा था कि उसकी माँ मरीना छुपके से थॉमस से प्यार करती थी, पर सच काफी अलग था। थॉमस उसके पिता से प्यार करता था। स्टीफन थॉमस के साथ पेरिस नहीं जा रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। इसके बजाय उसने वही शहर में रुकने और मरीना से शादी करने का फैसला किया ताकि लोग उसे एक नॉर्मल आदमी के रूप में देख सके। और इसलिए थॉमस पिछले कुछ दिनों से काफी दुखी था। वो इसलिए दुखी नहीं था कि किसी ने उसे धोखा दिया, वो इसलिए दुखी था क्योंकि वो उस इंसान को खो रहा था जिससे वो प्यार करता था। लिया को अपनी प्रेजेंट लाइफ भी याद आती है कि कैसे उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते थे, कैसे उसकी माँ कभी खुश नहीं थी। वो अब समझ गई थी कि मरीना को सच उनके शादी के बाद पता चला और तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये सब जानने के बाद लिया अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई। वो रोई और घर वापस आ गई। उसका मिशन जो पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो अब नामुमकिन लग रहा था। बाद में जब वो फिर से सो गई तो वो प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ गई, पर अब कुछ दर्दनाक हो रहा था। थॉमस की बॉडी पुलिस को मिल गई थी और वो उसका फ्यूनरल कर रहे थे। उसके सारे पुराने दोस्त वहाँ पर इकट्ठा हुए, जिसमें सैंड्रा भी शामिल थी। स्टीफन उनके बीच में खड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि थॉमस ही एक अकेला इंसान था जो उसकी सच में परवाह करता था, और थॉमस के मरने के बाद वो कभी खुश नहीं हुआ। सेरेमनी के बाद थॉमस के रिमेन्स को दफना दिया गया। उस दिन लिया ने रेना को वो सब कुछ बता दिया जो उसने डिस्कवर किया था। उसने कहा कि अगली बार जब वो सोएगी तो वो सीधे 21 जून फेस्टिवल की रात यानी थॉमस के मरने वाली रात को जागेगी। ये उसे बचाने का उसका फाइनल चांस होगा। पर गौर से सुनने के बाद राइनी ने एक शॉकिंग थ्योरी शेयर की। शायद लिया को थॉमस को नहीं बचाना चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर थॉमस जिंदा रहता है तो स्टीफन कभी मरीना से शादी नहीं करेगा, और अगर स्टीफन कभी मरीना से शादी नहीं करेगा तो लिया कभी पैदा ही नहीं होगी। अगर लिया थॉमस को बचाती है तो वो खुद की एग्जिस्टेंस मिटा देगी। जिंदा रहने के लिए लिया को थॉमस को मरने देना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद लिया शांत हो गई और गहरी सोच में डूब गई। रेना की बातें सही लग रही थी। अगर उसने थॉमस को बचाया तो वो खुद को एग्जिस्टेंस से मिटा देगी। अब लिया ने एक फैसला किया कि वो आज रात नहीं सोएगी। अगर वो नहीं सोई तो वो फिर से टाइम ट्रेवल नहीं करेगी और पास्ट वैसा ही रहेगा। खुद को जगाए रखने में मदद के लिए लिया और रेनी ने काफी सारे एनर्जी ड्रिंक्स पी लिए। वो साथ बैठे बातें करते रहे और एक दूसरे को जगाए रखा, ये उम्मीद करते हुए कि वो नींद से लड़ सकते हैं। पर कई घंटों के बाद थकान हावी हो गई। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई और वो दोनों सो गए। जब लिया ने फिर से आंखें खोली तो वो अपने रूम में नहीं थी, वो पास्ट में वापस आ गई थी। ये 21 जून 1991 की सुबह थी, वो रात जब थॉमस को मरना था। और इस बार पहले दिन की तरह वो फिर से थॉमस के बॉडी के अंदर जाग गई। इस पैटर्न को देखने के बाद उसे ये बात समझ में आ गई कि 6 दिन के बाद वो फिर से थॉमस के बॉडी में जागेगी। आज की रात कुछ फाइनल होने वाला है। उसके आसपास सब लोग फेस्टिवल परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने लगे, पर स्टीफन काफी नर्वस और डरा हुआ लग रहा था। वो थॉमस को गौर से देखता रहा। वो चिंतित था कि वो उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को ना बता दे। उसने थॉमस को फिर से अलग किया और उसे शांत रहने की वार्निंग दी। थोड़ी देर बाद पैट्रिशिया, वो औरत जो उनके परफॉर्मेंस को स्पॉन्सर कर रही थी, वो वहाँ पर आई और सबको ड्रग्स दे दिए ताकि स्टेज पर उन्हें नर्वस फील ना हो। सैंड्रा और पेट्रो भी ज्वाइन हुए और जल्दी सब लोग ड्रग्स ले रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे ही रात हुई उनमें से ज्यादातर लोग नशे में और ज्यादा अनस्टेबल हो गए। अचानक पैट्रिशिया को कुछ इम्पोर्टेंट एहसास हुआ। उसके पर्स से उसकी गन गायब थी। सब लोग आसपास देखते रहे। उन्हें वो गन पेट्रो के हाथ में दिखाई दी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उसे खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, स्टीफन ने उससे गन छीन ली, पर उसे दूर रखने के बजाय उसने थॉमस पर गन पॉइंट की। उसका डर पैनिक में बदल गया। वो नहीं चाहता था कि थॉमस उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताए। थॉमस के अंदर जो लिया थी, उसने शांति से बोलने की कोशिश की, पर स्टीफन इतना नशे में था कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका हाथ कांपने लगा, उसकी उंगली फिसली और गोली चल गई। थॉमस पीछे नदी में गिर गया। सब लोग शॉक्ड हो गए। स्टीफन डरा हुआ लग रहा था। वो थॉमस को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उसे डराना चाहता था। पर अब उसे लग रहा था कि उसने गलती से उस इंसान को मार दिया जिससे वो प्यार करता है। पर सच काफी अलग था। थॉमस अभी भी जिंदा है, गोली उसे नहीं लगी। जब थॉमस, जिसके अंदर लिया थी, दूसरी तरफ नदी से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लड़कों का एक ग्रुप वहाँ पर आ गया। वो छुपे हुए थे और उन्हें लगा कि थॉमस ने उन्हें देख लिया। डर कर कि वो पुलिस को बता देगी, उन्होंने उस पर अटैक किया और उसे मारने की कोशिश की। लिया ने उनमें से एक को पहचाना, जोनाथन, जो सैंड्रा का भाई था। उसे याद आया कि जोनाथन ने सैंड्रा की कैसे मदद की थी जब वो प्रेग्नेंट थी। थॉमस की आवाज में उसने जोनाथन को उसके नाम से बुलाया और कहा कि वो किसी को नहीं मार सकता। उसने उसे याद दिलाया कि सैंड्रा ने कैसे अपनी प्रेगनेंसी खत्म ना करने का फैसला किया
और अगर वो एक लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती है तो उसे भी करना चाहिए। जोनाथन रुक गया, वो शॉक्ड था। उस अजीब पल की वजह से जोनाथन ट्रिगर नहीं दबा पाया। पहली बार टाइमलाइन बदल गई, थॉमस बच गया। थॉमस, जिसे अभी लिया कंट्रोल कर रही थी, फेस्टिवल ग्राउंड्स की तरफ दौड़ी। उसके दोस्त डरे हुए और कांप रहे थे, ये विश्वास करते हुए कि स्टीफन ने अभी थॉमस को मार दिया। स्टीफन रो रहा था और गिल्ट से भरा हुआ था। उसने कहा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। उसे लग रहा था कि वो सजा का हकदार है, पर दूसरों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर उसने कन्फेस किया तो वो सभी मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने ड्रग्स लिए थे और उनके पास गन के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, और वो सब इस क्राइम में शामिल थे। अगर पुलिस को पता चला कि क्या हुआ था तो वो सब अपनी लाइफ जेल में बिताएंगे। तो उन्होंने एक दर्दनाक एग्रीमेंट किया, कोई कभी उस घटना के बारे में बात नहीं करेगा। ये इंसिडेंट हमेशा के लिए एक राज रहेगा। दूर से उन्हें देखते हुए लिया को आखिरकार अपनी लाइफ के सच के बारे में समझ आया। यही वजह थी कि उसके पेरेंट्स हमेशा दुखी और एक दूसरे से दूर रहते थे। यही वजह थी कि वो अपने पुराने दोस्तों से बचते थे। उन सबको लगता था कि स्टीफन ने गलती से थॉमस को मार दिया और वो अपनी पूरी लाइफ उस गिल्ट को लेकर जीते रहे। पैट्रिशिया ने अपनी गन नदी में फेंक दी क्योंकि उसे लगा कि ये वही हथियार था जिससे थॉमस की मौत हुई, पर उनमें से किसी को भी असली सच नहीं पता चला। स्टीफन ने थॉमस को कभी नहीं मारा, जोनाथन ने डर के मारे ऐसा किया था। जबकि लिया वहाँ पर मौजूद थी, वो सब कुछ बदल गया था। अपने दोस्तों की बात सुनने के बाद लिया उनकी तरफ चली गई, उन्हें जोर से गले लगाया और उन्हें बताया कि उनमें से किसी की भी गलती नहीं है। थॉमस को जिंदा देखकर सबको शांति मिली। जल्दी बैंड के परफॉर्मेंस का टाइम हो गया। दिन के केओस के बाद उन्होंने नए सिरे से शुरू किया। उस रात उन्होंने पूरे पैशन के साथ परफॉर्म किया, और ये न सिर्फ उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था बल्कि पूरे फेस्टिवल का बेस्ट परफॉर्मेंस था। शो के बाद स्टीफन, मरीना और थॉमस वो टहलने के लिए बाहर गए। लिया काफी इमोशनल थी क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका आखिरी पल है, क्योंकि पास्ट बदल चुका है, वो गायब हो जाएगी और कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। वॉक के दौरान स्टीफन ने आखिरकार मरीना को सच बता दिया, वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो और थॉमस रिलेशनशिप में है। उसने कहा कि इस सच को छुपाना उन दोनों की लाइफ को दुखी बना देगा। आज रात की घटनाओं ने उसे हिम्मत दी, वो अब और डर में नहीं जी सकता। मरीना थोड़ी दुखी हुई, पर उसने समझ भी लिया। अभी सच बताकर स्टीफन ने उसे एक दुखी फ्यूचर से बचा लिया, तो मरीना ने उन दोनों को माफ कर दिया। तीनों ने एग्री किया कि वो अपना बैंड नहीं तोड़ेंगे। इसके बजाय वो जल्दी पेरिस चले जाएंगे और अपने म्यूजिक ड्रीम्स को साथ में जारी रखेंगे। स्टीफन ने ये भी कहा कि वो सबको खुलकर बताएगा कि वो स्ट्रेट नहीं है। लिया को शांति मिली। भले ही अब वो कभी पैदा नहीं होगी क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी शादी नहीं करेंगे, वो काफी खुश थी ये जानकर के उसने सबका फ्यूचर बेहतर बना दिया। अब कोई भी शख्स गिल्ट, डर या सिगरेट्स के साथ नहीं जिएगा। सूरज निकलने से पहले लिया ने थॉमस की डायरी में सब कुछ लिख दिया कि उसने फ्यूचर में उसकी डेड बॉडी कैसे देखी, उसने कैसे टाइम ट्रेवल किया और उसने उसे बचाने के लिए सब कुछ कैसे बदला। जब सुबह हुई तो रियल थॉमस जाग गया और लिया हमेशा के लिए गायब हो गई। वो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। थॉमस को अपने बगल में उसकी डायरी मिली और वो उसे पढ़ने लगा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि लिया कौन है। वो घर गया और उसके पिता ने उसके साथ स्ट्रिक्ट होने के लिए माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो उसके म्यूजिक ड्रीम को सपोर्ट करेंगे, उसे फार्म पर काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बाद में थॉमस ने अपने भाई सैम से पूछा कि क्या वो लिया नाम की किसी लड़की को जानता है। सैम ने उसे शॉक होकर कहा, हाँ, 7 दिन पहले तुम ये कहते हुए जागे थे कि तुम थॉमस नहीं हो, तुम लिया हो, फ्यूचर से आई हुई एक लड़की। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। थॉमस को कल या उससे पहले के दिन का कुछ भी याद नहीं था और उसके दोस्तों को भी नहीं, जिसका मतलब था कि डायरी रियल थी। लिया स्टीफन और मरीना की फ्यूचर डॉटर थी, वो लड़की जो फ्यूचर से आई है और उसकी लाइफ बचाई। पर अब टाइमलाइन बदल गई थी, वो कभी पैदा ही नहीं होगी। थॉमस आखिरकार सच समझ गया, पर वो उसे कभी थैंक यू नहीं बोल पाया। लिया ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ तक कि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस भी, सबके फ्यूचर को ठीक करने के लिए। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ आज की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।